हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है, जो कि है कैपेसिटेंस। अब देखिए, कैपेसिटेंस क्या होती है। किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज देते हैं तो वो अपने चार्ज को अपने सरफेस पर स्टोर कर लेता है, यानी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी बॉडी को चार्ज देते जाएंगे तो वो इनफाइनाइटली उस चार्ज को स्टोर करता रहेगा। इसका कारण है कि वो जो चार्ज है उस कंडक्टर में से लीक होना शुरू हो जाता है। अब वो लीक क्यों होता है, उसके पीछे जो कल्प्रिट है, जो कारण है, वो है पोटेंशियल। समझते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है। इसे ध्यान से समझना बच्चों। ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मैंने इस कंडक्टर को चार्ज देना शुरू किया। अभी कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से समझना। मैंने इसको चार्ज दिया, वो चार्ज इसके सरफेस पर चला गया। ठीक, अब जब इसे चार्ज दूंगा तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया था तो इसके पोटेंशियल का फॉर्मूला था Q/R। तो जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, यानी अगर मैं चार्ज बढ़ाता हूं तो पोटेंशियल भी बढ़ता है। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा और चार्ज देता हूं, वो चार्ज भी कहां जाएगा बच्चों? इसके सरफेस पर चला जाएगा। मान लीजिए मैंने इसे और चार्ज दिया, वो भी कहां जाएगा? सरफेस पर चला जाएगा। और चार्ज देता गया, इसके सरफेस पर चार्ज जाता जा रहा है। तो क्या ये प्रोसेस आपके हिसाब से इनफाइनाइटली चलेगी? आंसर है नो। कारण क्या है? कारण है इसके आसपास सराउंडिंग में, अगर मान लो एयर है, हवा, यहां पर एयर है, और ये जो एयर है इसका भी एक ऐसा पोटेंशियल होता है जिस पर ये आयनाइज हो जाती है। उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेक डाउन पोटेंशियल। हर इंसुलेटर का, हर तरह के एक इंसुलेटिंग मीडियम के पास एक पोटेंशियल होता है जिसको बोला जाता है बच्चों ये ब्रेक डाउन पोटेंशियल। अब ये जो ब्रेक डाउन पोटेंशियल होता है ना, ध्यान रखना है, ये वो पोटेंशियल है जिस पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक या कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम ब्रेक डाउन हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। तो ये वो पोटेंशियल होता है जिस पर हमारी हवा आयनाइज हो जाएगी। द एयर गेट्स आयनाइज्ड। अब अगर हवा आयनाइज हो जाएगी तो यहां पर बनेंगी नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस। यस और नो? और ये जो नेगेटिव आयंस हैं बच्चों, ये अट्रैक्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और पॉजिटिव आयंस इससे रिपेल होंगी। तो हमें ऐसा लगेगा कि इस बॉडी में से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लीकेज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इस पूरे तामझाम का कारण क्या निकल करके आया? क्यों किसी कंडक्टर के ऊपर आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर नहीं कर सकते? उसका कारण निकल करके आया, ये है वो कल्प्रिट। क्या है कल्प्रिट? ब्रेक डाउन पोटेंशियल। ये जो ब्रेक डाउन पोटेंशियल है, इसकी वजह से आसपास का मीडियम एक पोटेंशियल रीच करने के बाद आयनाइज हो जाता है और उस कंडक्टर में से चार्ज की लीकेज शुरू हो जाती है। इसीलिए हर कंडक्टर की एक लिमिट आ जाती है कि आप इस कंडक्टर में इतना ही चार्ज स्टोर कर सकते हैं, और इसी लिमिट को बच्चों हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो अगर आप कैपेसिटेंस को डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं किसी भी कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, इट इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। कि वो कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर होल्ड कर सकता है, इसी को बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और हमने देखा कि ये चार्ज कितना होल्ड होगा, ये किस पर डिपेंड करता था? पोटेंशियल पर। क्योंकि अगर पोटेंशियल ब्रेकडाउन पोटेंशियल से ऊपर चला गया तो चार्ज होल्ड नहीं होगा और लीक हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो Q है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो RHS पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं C, और इसी C को हम नाम देते हैं कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ठीक है ना? तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, हेंस द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर may be defined as the charge required to increase the potential by unit amount। मतलब अगर मैं इस पोटेंशियल को 1 कर दूं तो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज आ गया। तो मैं कह सकता हूं किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो उस चार्ज के बराबर होती है जो उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना राइज करा दे? 1 वोल्ट से राइज करा दे। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं
कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर को। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैपेसिटेंस, हम किसी कंडक्टर के अंदर इनफाइनाइट चार्ज क्यों नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि उसके आसपास का जो सराउंडिंग मीडियम है, एक पोटेंशियल के बाद वो जो मीडियम है वो आयनाइज हो जाता है, और उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? ब्रेक डाउन पोटेंशियल। तो आई होप आपको कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब देखते हैं ये जो कैपेसिटेंस होती है किसी भी कंडक्टर की, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला क्या है जी? पहला है साइज एंड शेप। उस कंडक्टर का जो साइज है, शेप है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा है नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। ये भाई हमने सीखा कि भाई अगर सराउंडिंग मीडियम ऐसा होगा जो देर में आयनाइज हो तो मैं इसके अंदर ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाऊंगा क्योंकि उसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल हाई होगा, और अगर कोई ऐसा मीडियम है जो जल्दी से आयनाइज हो जाता है तो मैं इसके अंदर कम चार्ज स्टोर कर पाऊंगा। तो सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करता है ना। और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर। ये बच्चों मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब मैं आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल बताऊंगा ना, तब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से किसी दूसरे कंडक्टर की प्रेजेंस से हम लोग इसको, जो कैपेसिटेंस है, इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम सीखते हैं अभी इसको देखेंगे। तीनों फैक्टर्स हम देखेंगे। पहला है साइज एंड शेप। अभी हम देखेंगे कि अगर मैं एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस निकालूंगा तो मैं ये साइज एंड शेप वाली बात वहां प्रूव करूंगा। ठीक है, अभी जो कैपेसिटेंस है इसकी जो यूनिट होती है बच्चों, ये फैराडे के नाम पर रखी गई थी। फैरेड, माइकल फैराडे थे ना, उनके नाम के ऊपर ये यूनिट रखी गई, फैरेड। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर की, अब देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस होती है Q अपॉन V। तो अगर मैं चार्ज 1 कूलम का रखूं और पोटेंशियल राइज हो 1 वोल्ट, तो कैपेसिटेंस बन जाएगी 1 फैरेड। तो मैं कह सकता हूं किसी भी कंडक्टर की या कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 1 फैरेड तब होती है अगर मैं उस कैपेसिटर को 1 कूलम का चार्ज दूं, और ऐसा करने पर उसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाए बच्चों? 1 वोल्ट बढ़ जाए। तो मैं कहूंगा वो जो कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस है 1 फैरेड। ठीक, अब हम निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है। लेट अस अज्यूम ये मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, और इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो रेडियस है वो है r। ये है इसका सेंटर, और जो इसका रेडियस है बच्चों वो है r। अब अगर मैं इस कंडक्टर को Q चार्ज देता हूं, ठीक है, देखिए किसी भी तरह की अगर आपको कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है तो आपको यह बात याद रखनी है कि आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसका पोटेंशियल निकालूं V, तो वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। R इसका रेडियस है और Q चार्ज मैंने इसको दे दिया। ठीक, अब जो कैपेसिटेंस होती है C, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। पोटेंशियल की वैल्यू यहां डाल दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। इस Q से ये Q कैंसिल और ये सब ऊपर चला जाएगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अगर आप नोटिस करो, कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, और ये रेडियस क्या डिनोट करता है? रेडियस डिनोट करता है साइज। यस और नो? मैं रेडियस जितना ज्यादा कर दूंगा साइज उतना बढ़ जाएगा। अब देखो फैक्टर्स को, जो हमने फैक्टर्स देखे थे उसमें पहला फैक्टर्स था बच्चों साइज एंड शेप। तो हमने स्फेरिकल कंडक्टर के केस से यह भी प्रूव कर दिया कि जो किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस होती है वो उसके साइज के ऊपर डिपेंड करती है। यस और नो? ये बात प्रूव कर दी। नेचर ऑफ मीडियम वाला मैं प्रूव कर चुका था यहां पर ब्रेकडाउन वाले केस से। अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स से क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर को मैंने सैचुरेट कर दिया पॉजिटिव चार्ज दे करके, यानी इस पर मैंने ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज डाल दिया Q1 और ये सैचुरेट हो गया। अब इसका पोटेंशियल हो गया V1 जो कि पॉजिटिव है। अब अगर मैं इसके पास एक दूसरा कंडक्टर ले आऊं जो कि अर्थेड है, तो क्या होगा? इंडक्शन से यहां पर नेगेटिव चार्ज तो आएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। तो इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है V2 वो नेगेटिव हो गया। जब तक ये कंडक्टर नहीं था, when this conductor was not present, तो इनिशियल पोटेंशियल जो था वो था V1 प्लस का।
अब इस कंडक्टर के आने के बाद जो फाइनल पोटेंशियल हो गया वो आ गया V1 माइनस V2, और अगर आप ध्यान से देखो ये V1 से कम है, क्योंकि मैंने V1 में से कुछ माइनस करके निकाला आंसर, तो V फाइनल V इनिशियल से कम हो गया, यानी मैंने इस कंडक्टर का पोटेंशियल कम कर दिया बाय ब्रिंगिंग एन अर्थेड कंडक्टर नियर इट। और याद करो कारण क्या था लिमिट आने का, क्यों किसी कंडक्टर के पास लिमिट आ जाती थी चार्ज स्टोर करने की, रीजन था पोटेंशियल, क्योंकि उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो आसपास के सराउंडिंग मीडियम के ब्रेकडाउन पोटेंशियल को पार कर जाता था, जिसकी वजह से वो कंडक्टर आसपास के मीडियम को आयनाइज करता था और उसके अंदर शुरू हो जाती थी लीकेज ऑफ चार्ज। लेकिन अगर आप यहां देखो अब कोई लीकेज पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि दूसरा कंडक्टर लाने से उसका पोटेंशियल ब्रेकडाउन पोटेंशियल से नीचे आ गया और मैं इस कंडक्टर में अब और चार्ज स्टोर करा सकता हूं, तो मैंने इसकी कैपेसिटेंस, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और यही था हमारा तीसरा फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ अदर मीडियम या अदर बॉडीज। ठीक है, तो हमने स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकाल ली बच्चों, सबको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। देखो कोई भी कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से तभी समझ में आता है जब हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते हैं। तो आपके पास जो भी बुक है उसको आप इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर मैं बढ़िया बढ़िया से डीपीपीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं बच्चों को, ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। चलिए देखते हैं पहला सवाल हमारा। अज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर, हमें रेडियस दिया गया है 6400 किलोमीटर, यानी 640000 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, आपको निकालनी है उसकी कैपेसिटेंस। ठीक, अब जो कैपेसिटेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहां पर हम एक ट्रिक यूज करेंगे, या तो आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करो, या ये कूलम्स कांस्टेंट का रेसिप्रोकल है, तो मैं इसको 1/9 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकता हूं। तो C का फॉर्मूला आ गया 640000 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, तो C की वैल्यू आ जाएगी 711 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड, जिसको हम लिख सकते हैं 711 माइक्रो फैरेड। अब यहां से एक चीज समझ में आती है, ये रेडियस किसका था भैया, धरती का, हमारे पूरे गोले का जिस पे हम रहते हैं। तो आप इमेजिन करो हमारी पूरी अर्थ की अगर आप कैपेसिटेंस निकालते हो, अगर उसे कंडक्टर मान लेते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस निकल करके आती है 711 माइक्रो फैरेड। इसका मतलब जो एक फैरेड की कैपेसिटेंस होती है ना, वो काफी बड़ी वैल्यू है। 1 फैरेड इज अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। यही रीजन है कि जो नॉर्मली आप कैपेसिटर्स देखते हो, अब कैपेसिटर कहां देखते हो भैया, आपने देखा होगा पंखे के ऊपर एक सिलिंड्रिकल सी डिब्बी लगी होती है जिसे कंडेंसर बोलते हैं हमारे बिजली वाले भैया, है ना। वो कंडेंसर कैपेसिटर का ही दूसरा नाम है, तो वो एक्चुअली में कैपेसिटर ही होता है। तो अगर आप उस डिब्बी को जब कभी खराब हो जाए कंडेंसर, तो आप लेकर के देखना वो माइक्रो या पिको फैरेड्स में होते हैं। कारण क्योंकि 1 फैरेड इज अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, क्योंकि अगर आप धरती जितना बड़ा गोला भी ले लो मेटल का, तो उसकी कैपेसिटेंस केवल 711 माइक्रोफैरेड आएगी। इसलिए नॉर्मली पिको फैरेड, माइक्रोफैरेड, नैनो फैरेड ये यूज होते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर एंड कैरिंग 10 की पावर -12 कूलम। आपको चार्ज दिया गया है और आपको रेडियस दिया गया है 3 मिलीमीटर। ठीक है, चार्ज ऑन कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप। याद करो ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा था कंबाइंड ड्रॉप वाला। आपको कैपेसिटेंस निकालनी है और पोटेंशियल निकालना है बिगर ड्रॉप का। ठीक है, अब कैपेसिटेंस के लिए आपको रेडियस चाहिए, पोटेंशियल के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। चार्ज दे रखा है तो रेडियस का रिलेशन निकाल लेते हैं यूजिंग वॉल्यूम। अब यहां पर जो 27 ड्रॉप्स थी, छोटी छोटी वाली ड्रॉप्स, इनको मिला करके बनी बड़ी ड्रॉप। छोटी ड्रॉप का रेडियस था स्मॉल आर, चार्ज था स्मॉल क्यू। बड़ी ड्रॉप का चार्ज है कैपिटल क्यू, रेडियस है कैपिटल आर। तो यहां पर आपको कहा गया छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं एंड कैरिंग इतने कूलम ऑफ चार्ज, तो एक पर इतना चार्ज है स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू की वैल्यू है 10 की पावर -12 कूलम, और स्मॉल आर है 3 मिलीमीटर, यानी 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर।
अब कैपिटल क्यू कैसे निकालें भाई, सबका चार्ज जुड़ गया तो 27 टाइम्स स्मॉल क्यू हो गया, यानी 27 इंटू 10 की पावर -12 कूलम हो गया। अब कैपिटल आर के लिए हम क्या करें, इसके लिए हम कहेंगे भैया सारी छोटी बॉल्स की वॉल्यूम मिलकर के बड़ी ड्रॉप की वॉल्यूम बन गई, तो मैं कह सकता हूं 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप, जो कि होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ड्रॉप स्फेरिकल कंसिडर की जाएंगी। ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो मेरे पास आ गया कैपिटल आर क्यूब इज 27 टाइम्स स्मॉल आर क्यूब, या कैपिटल आर इसका क्यूब रूट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3r, यानी 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। ये मेरे पास आ गया कैपिटल आर की वैल्यू। अब अगर आपसे कैपेसिटेंस निकालने को कहा जाए बड़ी ड्रॉप की, तो वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, वैल्यू डाल दो जी, 4 पाई आर की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर -3 और 4 पाई की वैल्यू 1/9 इंटू 10 की पावर 9, ये कैंसिल, 9 ऊपर चला गया तो बन गया 10 की पावर -12 फेरेड, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं पीको फेरेड। तो ये 10 की पावर -12 होता है, ये पीको हो जाता है, तो हम इसको 1 पीको फेरेड बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपसे कहा जाए भैया इसका पोटेंशियल निकालो, तो यहां पर अब पोटेंशियल निकालेंगे तो ये होगा के क्यू बाय आर, के की वैल्यू डालो 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू डालो 27 इंटू 10 की पावर -12 और आर की वैल्यू डालो 9 इंटू 10 की पावर -3, 9 से 9 कैंसिल, तो आपके पास v की वैल्यू आ गई, देखो -3 ऊपर जाके प्लस हो गया तो +12 -12, आंसर आया 27 वोल्ट। तो हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 27 वोल्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यस और नो, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 0.07 कूलम पर मीटर स्क्वायर, व्हेन द चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 4.4 कूलम द सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंजेस टू 0.084 कूलम पर मीटर स्क्वायर। आपको दिया गया है पुरानी सरफेस चार्ज डेंसिटी 0.07 कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा 1 की वैल्यू दी गई 0.07 कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज इंक्रीज किया गया डेल्टा क्यू 4.4 कूलम, 4.4 कूलम, जो नई सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई वो बन गई 0.084 कूलम पर मीटर स्क्वायर। आपसे कहा गया फाइंड द इनिशियल चार्ज एंड कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, आपको कैपेसिटेंस निकाल करके बतानी है। आपको यहां पे चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 0.07, इसका इनिशियल चार्ज डेंसिटी आपको दी गई है। व्हेन द चार्ज इज इंक्रीज्ड बाय 4.4 कूलम, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी बन गई, ठीक है। आपसे कहा गया इसका चार्ज निकाल करके बताओ। अब देखो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इस एरिया को अभी हम ए ही ले लेते हैं, ठीक है ना, चार्ज अपॉन एरिया। तो जो सिग्मा 1 होगा, इनिशियल चार्ज को मैंने मान लिया क्यू, एरिया को ए मान लिया। अब जो सिग्मा 2 होगा वो होगा क्यू प्लस डेल्टा क्यू अपॉन ए, यस और नो। आपको ये दोनों वैल्यूज दे रखी हैं, है कि नहीं। तो यहां से अब आप Q को सॉल्व कर सकते हैं, डेल्टा Q आपके पास है, वैल्यू दे रखी है, तो देखो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 0.07 इक्वल्स टू Q बाय A। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 0.084 इक्वल्स टू Q प्लस 4.4 अपॉन A। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 0.084 अपॉन 0.07 इक्वल्स टू Q प्लस 4.4 अपॉन Q, क्योंकि A से A कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। तो अब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 0.084 Q इक्वल्स टू 0.07 Q प्लस 0.07 इंटू 4.4, ठीक है। इसे इधर ले आओ तो आपके पास आ जाएगा 0.014 Q माइनस करने के बाद इक्वल्स टू 0.07 इंटू 4.4, तो Q की वैल्यू बच्चों निकल करके आ जाएगी 0.07 इंटू 4.4
अपॉन 0.014, डेसिमल हटा दो, यहां से आ गया 100, ये हटाया आ गया 10, ये हटाया आ गया 1000, तो ये कैंसिल हो गया, 7 से आ गया 2, 2 से आ गया 22, तो मेरे पास Q की वैल्यू आई 22 कूलम। ठीक है, तो मैंने चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 22 कूलम। अब आपसे कहा गया इसकी कैपेसिटेंस निकालो। कैपेसिटेंस के लिए आपको क्या करना है, अब अगर आप ध्यान से देखो यहां पर आप एरिया की वैल्यू निकाल सकते हो, Q की वैल्यू पुट करके आप एरिया से यहां पर निकाल सकते हैं रेडियस R की वैल्यू। ठीक है, अब ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसे जरूर से करना है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं बचा। Q की वैल्यू आपके पास आ गई 22, सिग्मा 1 आपके पास है 0.07, तो आप लिखेंगे 0.07 इक्वल्स टू 22 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। ऐसा करने से आप R की वैल्यू निकाल पाएंगे बच्चों। ठीक है ना, तो R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, R स्क्वायर आ जाएगा 22 अपॉन 4 पाई, पाई को मैं 22/7 लिखूंगा यहां पर, और इसको लिख दूंगा 0.07। देखो ये हटाया मैंने, यहां पर 100 आ गया। ठीक है ना, अब ऐसा करने से क्या होगा, ये 22 से 22 गया, ये 7 से 7 गया। ठीक, तो मेरे पास R स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 अपॉन 4 25, तो R की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। ठीक है, तो मेरे पास R आ गया 5। अब आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालनी है, कुछ भी नहीं बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इसकी वैल्यू डालिए, आपके पास कैपेसिटेंस का भी आंसर निकल करके आ जाएगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वैल्यू डाल दो, R कितना था 5 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, तो आपके पास आ जाएगा 5.56 इंटू 10 की पावर, भाई 9 से डिवाइड करोगे तो 5.5 आ जाएगा, इंटू 10 की पावर -9 फेरेड, नैनो फेरेड भी बोल सकते हो आप इसको, है ना, -10 बन जाएगा क्योंकि 0.056 आएगा ना, हाँ, तो ये आ जाएगा -10, सॉरी, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको मजा आने लगेगा। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है और आपको फिजिक्स में अब आसानी होने लगी है। अगर ऐसा है बच्चों तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।